नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी में लिए गए ज्यादातर फैसले आपने नहीं बल्कि आपके दिमाग के एक गुप्त हिस्से ने लिए हैं, तो कैसा लगेगा। आपने सोचा कि आपने चाय पीने का फैसला किया, लेकिन असल में वो चॉइस आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पहले ही कर ली थी। आपने किसी इंसान पर भरोसा करने का या नफरत करने का निर्णय लिया, लेकिन वो भी आपके दिमाग की अंदरूनी वायरिंग ने पहले से तय किया हुआ था। मतलब साफ है, हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन कई बार ऑटोपायलट मोड पर चलता है। और इसी रहस्य को उजागर करती है डेविड ईगलमैन की ये बेहतरीन किताब इनकग्निटो द सीक्रेट लाइफ्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन एक रहस्यमयी मशीन। दोस्तों, इंसानी दिमाग ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन मानी जाती है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस बना सकता है और हर सेकंड अरबों सिग्नल्स आपके दिमाग में दौड़ते रहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन सिग्नल्स में से सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा ही आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस तक पहुंचता है। बाकी सब कुछ पर्दे के पीछे चलता रहता है, इनकग्निटो यानी छुपा हुआ। एग्जाम्पल, कार चलाते समय दिमाग का जादू। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं। शुरू में जब आपने गाड़ी चलाना सीखा था, तो आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था। क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना, सब कुछ सोच समझकर करना पड़ता था। लेकिन अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं, तो गाड़ी चलाते हुए आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि रात के खाने में क्या बनाना है। ये कैसे संभव हुआ? इसका कारण है कि आपके दिमाग ने ड्राइविंग को कॉन्शियस लेवल से उठाकर सबकॉन्शियस लेवल पर शिफ्ट कर दिया। मतलब अब ड्राइविंग आपके ब्रेन का ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन गया है। यानी आपका ब्रेन आपको बार बार ये साबित करता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका तुम्हें खुद भी पता नहीं है। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। ईगलमैन कहते हैं, हमारा दिमाग एक बहुमंजिला इमारत जैसा है। ऊपर की मंजिल पर है कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, रीजनिंग करता है, सवाल पूछता है। लेकिन नीचे की मंजिलों पर है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो आपके बिहेवियर, हैबिट्स और फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करता है। असल में आपका ब्रेन बहस करने वाले कमेटी जैसा है। एक तरफ है आपका रैशनल माइंड जो कहता है सोच समझकर डिसीजन लो, और दूसरी तरफ है आपका इमोशनल माइंड जो तुरंत रिएक्ट करता है। इन दोनों के अलावा और भी कई सिस्टम्स हैं जो अंदर ही अंदर लड़ाई करते हैं। और आखिर में आपको लगता है कि मैंने फैसला लिया, लेकिन हकीकत यह है कि उस फैसले के पीछे कई छुपे हुए दिमागी प्रोसेसेस काम कर चुके होते हैं। एग्जाम्पल, आइसक्रीम का चुनाव। मान लीजिए आप आइसक्रीम की दुकान पर गए। वहां 20 फ्लेवर्स रखे हैं। आप सोचते हैं कि आपने सोच समझकर मैंगो फ्लेवर चुना, लेकिन सच तो ये है, आपकी बचपन की यादें, आपके टेस्ट बड्स की ट्रेनिंग, आपके दिमाग में शुगर को लेकर क्रेविंग्स और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, ये सब फैक्टर्स पहले ही तय कर चुके थे कि आप मैंगो फ्लेवर लेने वाले हैं। आपका कॉन्शियस माइंड बस उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है, मुझे मैंगो पसंद है। लेकिन असली खेल आपके इनकग्निटो ब्रेन ने खेला है। ब्रेन की हिडन आर्मी। डेविड ईगलमैन बताते हैं कि हमारा ब्रेन अलग अलग स्पेशलिस्ट टीम्स से बना है। जैसे एक टीम लैंग्वेज हैंडल करती है, दूसरी टीम इमोशंस को कंट्रोल करती है, तीसरी टीम मेमोरीज स्टोर करती है, चौथी टीम बैलेंस और बॉडी मूवमेंट संभालती है। ये सब टीम्स आपस में बिना पूछे काम करती रहती हैं। आप जब कोई शब्द बोलते हैं तो आपको नहीं सोचना पड़ता कि जीभ को कैसे हिलाना है। आप जब उदास होते हैं
तो आपको कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आंसू कैसे निकलेंगे। मतलब आपका ब्रेन एक पैरेलल प्रोसेसिंग सुपर कंप्यूटर है जो लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है। कहानी सोल्जर का डिसीजन। ईगलमैन एक सोल्जर की कहानी बताते हैं। जंग के मैदान में एक जवान सैनिक ने अचानक गोली चला दी, जबकि सामने दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी था। बाद में पूछताछ में उसने कहा, मैंने सोच समझकर गोली नहीं चलाई, वो अपने आप हो गया। असल में सोल्जर का ब्रेन उसके सबकॉन्शियस सर्वाइवल सिस्टम पर चला गया था। डेंजर को डिटेक्ट करके उसके दिमाग ने बिना पूछे एक्शन लिया। यानी जब बात सर्वाइवल की आती है तो आपका कॉन्शियस माइंड साइड में हो जाता है और सबकॉन्शियस पूरा कंट्रोल ले लेता है। ब्रेन एक डेमोक्रेसी ऑफ माइंड्स। इनकॉग्निटो का सबसे पावरफुल आइडिया है कि हमारा दिमाग एक आदमी नहीं है, ये कई अलग अलग कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी ये कैरेक्टर्स आपस में सहमत होते हैं, कभी ये आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन आखिर में एक कंसेंसस बनता है और हम सोचते हैं कि हमने फैसला लिया। ईगलमैन इसे कहते हैं, द ब्रेन इज अ टीम ऑफ राइवल्स। इस पार्ट 1 का सार। हमारा ब्रेन ज्यादातर काम छुपकर करता है। कॉन्शियस माइंड बस एक छोटा सा हिस्सा है। डिसीजंस पहले सबकॉन्शियस लेता है, फिर हम उन्हें जस्टिफाई करते हैं। ब्रेन अलग अलग सिस्टम्स से मिलकर बना है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि क्यों हमारा दिमाग कई बार हमें धोखा देता है, इल्यूशंस और गलतफहमियां कैसे पैदा होती हैं, और दिमाग किस तरह रियलिटी को एडिट करता है। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले हिस्से में हमने समझा कि हमारा ब्रेन किस तरह कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस में बंटा हुआ है और ज्यादातर डिसीजंस पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है तो क्यों ये बार बार हमें धोखा देता है? क्यों हम इल्यूशंस में फंस जाते हैं? क्यों कई बार हमें चीजें वैसी नजर आती हैं जैसी वो असल में होती नहीं? ब्रेन एक रियलिटी एडिटर। दोस्तों, डेविड ईगलमैन कहते हैं, आपका ब्रेन दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखाता, बल्कि वैसी दिखाता है जैसी वो आपको दिखाना चाहता है। यानी हमारा ब्रेन एक एडिटर है। वो रियलिटी को क्रॉप करता है, कलर बदलता है, फिल्टर लगाता है और आपको एडिटेड वर्जन दिखा देता है। असल दुनिया और हमारे अनुभवों के बीच में हमेशा ब्रेन का फिल्टर लगा रहता है। एग्जाम्पल, एक ब्लाइंड स्पॉट ट्रिक। हमारी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब वहां कोई भी जानकारी दिमाग तक नहीं पहुंचती। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमें कभी ये ब्लाइंड स्पॉट महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस जगह को अपने हिसाब से भर देता है। जरा सोचिए, अगर आपकी आंखें इनकम्प्लीट डेटा भेज रही हैं, तो आपका ब्रेन उसे इमेजिनेशन और अनुमान से पूरा कर देता है। मतलब आप जो देख रहे हैं उसमें हकीकत कम और दिमाग की इमेजिनेशन ज्यादा है। एग्जाम्पल 2, मैजिक शो का रहस्य। मैजिशियंस अक्सर हमारे दिमाग को ट्रिक करते हैं। मान लीजिए मैजिशियन ने एक गेंद हवा में उछाली और तीसरी बार हाथ में छुपा ली। आपको लगेगा गेंद हवा में गई है, लेकिन असल में मैजिशियन ने सिर्फ हाथ का मूवमेंट रिपीट किया। यहाँ पर दिमाग ने आपको धोखा दिया, क्योंकि आपका ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और मिसिंग पार्ट को खुद से भर देता है। वो कहता है, पहली बार गेंद ऊपर गई, दूसरी बार भी ऊपर गई, तो तीसरी बार भी ऊपर गई होगी। एग्जाम्पल 3, कलर और कॉन्टेक्स्ट। ईगलमैन बताते हैं कि हमारा ब्रेन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कलर्स और चीजों को अलग अलग परसीव करता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक ही ग्रे कलर डार्क बैकग्राउंड पर लाइट ग्रे लगता है और लाइट बैकग्राउंड पर डार्क ग्रे।
मतलब कलर सेम है, लेकिन ब्रेन ने उसे अलग तरह से इंटरप्रेट कर लिया। यानी हम सोचते हैं कि हम सच देख रहे हैं, जबकि हम ब्रेन का बनाया हुआ इल्यूजन देख रहे होते हैं। ब्रेन की शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स। ईगलमैन समझाते हैं कि दिमाग बार बार शॉर्टकट्स लेता है। इन्हें साइकोलॉजी में कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। जैसे कोई टॉल और कॉन्फिडेंट आदमी दिखे तो हम मान लेते हैं कि वो स्मार्ट भी होगा। कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो हम सोचते हैं कि उसकी क्वालिटी भी हाई होगी। ये अजम्पशंस हमेशा सही नहीं होते, लेकिन ब्रेन इन्हें इसलिए बनाता है ताकि डिसीजन जल्दी लिया जा सके। असल में दिमाग को एनर्जी बचानी होती है। हर चीज डिटेल में एनालाइज करना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो शॉर्टकट्स लेता है। एग्जाम्पल 4, लॉटरी का भ्रम। लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं और सोचते हैं इस बार मेरा नंबर जरूर निकलेगा, लेकिन मैथमेटिकली चांसेस बेहद कम होते हैं। फिर भी दिमाग इल्यूजन बनाता है कि शायद मैं लकी हूं। यही इल्यूजन इंसानों को रिस्क लेने पर मजबूर करता है। ब्रेन पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी समझ लेता है। स्टोरी, ड्राइवर का इल्यूजन। एक बस ड्राइवर रात में गाड़ी चला रहा था। अचानक उसे लगा कि सामने कोई इंसान खड़ा है। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में उसका दिमाग इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। डार्कनेस, लाइट और थकान ने मिलकर ब्रेन को ऐसा सिग्नल दिया कि वहां इंसान है। ये फॉल्स अलार्म था, लेकिन इसने ड्राइवर की जान बचा दी, क्योंकि कई बार दिमाग का ये गलत इल्यूजन भी हमें एक्सीडेंट से बचा सकता है। ब्रेन की प्रिडिक्शंस। ईगलमैन कहते हैं, आपका ब्रेन सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि प्रिडिक्ट भी करता है। मतलब, आप जब किसी गाने को सुनते हैं तो ब्रेन अगला नोट प्रिडिक्ट करता है। आप जब किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो ब्रेन अंदाजा लगा लेता है कि अगला शब्द क्या होगा। अगर प्रेडिक्शन सही होता है तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन फेल हो जाता है तो हम सरप्राइज या शॉक महसूस करते हैं। यानी सरप्राइज प्रेडिक्शन एरर। एग्जाम्पल 5, क्रिकेट का 6। मान लीजिए क्रिकेट में गेंद हवा में गई है। आपका दिमाग उसकी स्पीड और एंगल देखकर प्रिडिक्ट करता है कि गेंद बाउंड्री तक जाएगी। अगर गेंद अचानक हवा में रुककर किसी के हाथ में चली जाए तो आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई। रियलिटी, ब्रेन का वर्चुअल रियलिटी। ईगलमैन एक मजेदार कंपैरिजन देते हैं। वो कहते हैं, आपका ब्रेन एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जैसा है। असल दुनिया की सारी जानकारी आंखों से, कानों से, स्किन से, नोज से और टंग से आती है, लेकिन ब्रेन इन रॉ सिग्नल्स को मिक्स करके एक वर्चुअल वर्ल्ड बना देता है और वही वर्ल्ड आप एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब आप जो सच समझते हैं वो वास्तव में आपका ब्रेन द्वारा बनाई हुई इंटरनल रियलिटी है। सारांश पार्ट 2। हमारा ब्रेन रियलिटी को एडिट करता है। कई बार हमें इल्यूशंस और गलतफहमियों में डाल देता है। दिमाग शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, प्रेडिक्शन के जरिए काम करता है और सरप्राइज प्रेडिक्शन एरर का नतीजा होता है। जो दुनिया हम देख रहे हैं वो ब्रेन का बनाया हुआ वर्जन है, न कि एब्सोल्यूट ट्रूथ। दिमाग किस तरह हमारी यादों, मेमोरीज को शेप करता है, क्यों हम कई बार गलत यादें बना लेते हैं, और कैसे ब्रेन हमें अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाता है ताकि सब कुछ मीनिंग में लगे। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले हिस्से में हमने समझा कि दिमाग कैसे हमें इल्यूशंस में डालता है और रियलिटी को अपनी मर्जी से एडिट करता है। अब आगे बढ़ते हैं एक और कमाल की बात पर, मेमोरी। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि मेमोरी मतलब एक वीडियो रिकॉर्डर है जो हमारी जिंदगी की सारी बातें वैसे की वैसे रिकॉर्ड करके रखता है। लेकिन सच ये है कि मेमोरी कैमरा नहीं है।
बल्कि मेमोरी एक स्टोरी टेलिंग मशीन है। मेमोरी रिकॉन्स्ट्रक्शन, नॉट रिकॉर्डिंग। डेविड ईगलमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग यादों को ज्यों का त्यों स्टोर नहीं करता, बल्कि वो हर बार उन्हें रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है। मतलब जब भी आप किसी पुरानी घटना को याद करते हैं, आपका ब्रेन उस मेमोरी को दोबारा बनाता है, और हर बार वो मेमोरी थोड़ी सी बदल जाती है। इसलिए मेमोरी का मतलब है रिमेंबरिंग इज रिबिल्डिंग। एग्जाम्पल एक, बचपन की यादें। मान लीजिए आपने बचपन में अपने परिवार के साथ एक मेले में खूब मजे किए थे। आज आप उस मेमोरी को याद करते हैं, लेकिन असल में आप उस दिन को नहीं, बल्कि उस दिन को आपने पिछली बार कैसे याद किया था उसको याद कर रहे हैं। हर बार मेमोरी रिकॉल होने पर उसमें थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं। इसलिए हमारी कई चाइल्डहुड मेमोरीज इमेजिनेशन और दूसरों की बातों से भी मिलकर बनी होती हैं। एग्जाम्पल 2, विटनेस की गलतियां। कई बार अदालत में गवाह, विटनेस, किसी इंसिडेंट को याद करके बयान देता है, लेकिन न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि गवाह की यादें 100% एक्यूरेट नहीं होती। उसका दिमाग अक्सर कुछ मिसिंग पार्ट्स को खुद से भर देता है। कभी कभी इमेजिनेशन और असली घटना आपस में मिक्स हो जाती है। इसीलिए कई देशों में अब कोर्ट्स ये मानते हैं कि ह्यूमन मेमोरी इज फैलेबल, यानी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। मेमोरी का एडिटिंग सिस्टम। ईगलमैन कहते हैं कि मेमोरी का काम सिर्फ पास्ट को स्टोर करना नहीं है। असल में मेमोरी का मकसद है फ्यूचर की तैयारी करना। दिमाग बार बार आपकी यादों को इसलिए एडिट करता है ताकि आप आने वाले समय के लिए बेहतर डिसीजंस ले सकें। मतलब मेमोरी एक टूल है जो आपकी लाइफ को मीनिंग देता है, न कि एक डेटा स्टोरेज बॉक्स। स्टोरी, वॉर सोल्जर की यादें। एक युद्ध से लौटे सैनिक ने कहा, मुझे साफ साफ याद है कि मेरे दोस्त ने मुझे बचाने के लिए गोलियों के बीच छलांग लगाई, लेकिन बाद में पता चला कि वो दोस्त तो उस समय बैटलफील्ड में मौजूद ही नहीं था। ये सोल्जर का दिमाग था जिसने उसकी कहानी को मीनिंगफुल बनाने के लिए उस झूठी मेमोरी को क्रिएट कर दिया। क्यों बनती है फॉल्स मेमोरीज? फॉल्स मेमोरीज इसलिए बनती हैं क्योंकि दिमाग हर बार मेमोरी को रिकॉल करते समय मिसिंग पार्ट्स को इमेजिनेशन से भरता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको याद है कि आपने बर्थडे पर केक खाया था, तो ब्रेन अपने आप उस मेमोरी में बलून्स और कैंडल्स भी जोड़ सकता है, जबकि असल में उस साल शायद बलून्स नहीं थे। यानी मेमोरी और इमेजिनेशन की बाउंड्री हमेशा क्लियर नहीं होती। ब्रेन स्टोरी टेलिंग मशीन। ईगलमैन कहते हैं कि हमारा ब्रेन असल में एक स्टोरी टेलर है। वो हर घटना को मीनिंग देने की कोशिश करता है। अगर किसी घटना का लॉजिक क्लियर नहीं है, तो दिमाग अपनी तरफ से लॉजिक बना लेता है, और धीरे धीरे वो लॉजिक हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि हम सब अपनी जिंदगी की एक लाइफ स्टोरी बनाते हैं। हम उस स्टोरी में हीरो भी खुद होते हैं और नैरेटर भी। एग्जाम्पल 3, एग्जाम रिजल्ट। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए। अब आपका दिमाग इस मेमोरी को ऐसे फ्रेम करेगा, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था, टीचर ने अनफेयर मार्किंग की। ये सब बातें हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन आपका दिमाग आपकी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए स्टोरी बना देता है। मेमोरी प्लस आइडेंटिटी। ईगलमैन कहते हैं कि मेमोरीज ही हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं। अगर आपकी सारी मेमोरीज एरेज कर दी जाए, तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, यानी आप आपकी यादें। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपकी यादें पूरी तरह सच्ची नहीं होती, बल्कि बार बार एडिट की हुई कहानियां होती हैं। स्टोरी पेशेंट HM। न्यूरोसाइंस में एक मशहूर केस है पेशेंट HM। उसकी ब्रेन सर्जरी के बाद वो नई मेमोरीज नहीं बना पाता था। वो हर बार डॉक्टर से मिलने के बाद भूल जाता कि वो कौन है।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसका सबकॉन्शियस ब्रेन फिर भी सीख रहा था। वो धीरे धीरे नए टास्क्स में बेहतर हो रहा था, भले ही उसे याद नहीं था कि उसने प्रैक्टिस की है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी के भी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो आप याद कर सकते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी, जो आपकी आदतों और स्किल्स में होती है। मेमोरी का फ्यूचर कनेक्शन। डेविड ईगलमैन एक और गजब की बात बताते हैं, हमारी मेमोरी सिर्फ पास्ट के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी है। जब आप किसी छुट्टी की प्लान बनाते हैं, तो आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिसर्च कहती है कि इमेजिनेशन और मेमोरी एक ही ब्रेन एरियाज में एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब आप फ्यूचर प्लान बना रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन उसी तरह काम कर रहा होता है जैसे वो पास्ट रिकॉल कर रहा है। सारांश पार्ट 3। मेमोरी एक रिकॉर्डर नहीं, बल्कि एक रिकॉन्स्ट्रक्शन सिस्टम है। हर बार रिकॉल होने पर मेमोरी बदल जाती है। फॉल्स मेमोरीज आसानी से बन सकती हैं। ब्रेन हमें लाइफ को समझने के लिए स्टोरी सुनाता है। मेमोरी हमारी आइडेंटिटी बनाती है और फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ी होती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा ब्रेन रियलिटी को कैसे एडिट करता है, पार्ट 2, और मेमोरीज को कैसे बार बार रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, पार्ट 3। अगले हिस्से पार्ट 4 में हम जानेंगे कि दिमाग और इमोशंस का रिश्ता क्या है, क्यों कई बार हम लॉजिक जानते हुए भी गलत डिसीजंस लेते हैं, और ब्रेन किस तरह रिवॉर्ड और पनिशमेंट से हमें कंट्रोल करता है। दिमाग और इमोशंस का गहरा रिश्ता। क्यों हम कई बार लॉजिक जानते हुए भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और किस तरह ब्रेन रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम से हमें कंट्रोल करता है। वेलकम बैक दोस्तों, अब तक हमने समझा ब्रेन रियलिटी को कैसे एडिट करता है, पार्ट 2, और मेमोरी को कैसे बार बार रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, पार्ट 3। अब बारी है एक और अहम पहलू की, इमोशंस। क्योंकि इंसान सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि महसूस करने वाला प्राणी भी है। और डेविड ईगलमैन बताते हैं कि बिना इमोशंस के हम सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। लॉजिक अकेला काफी नहीं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि डिसीजन मेकिंग का मतलब है सोचो, तर्क लगाओ और सही ऑप्शन चुनो। लेकिन न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि सिर्फ लॉजिक पर डिसीजंस लेना असंभव है। एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आज रात के खाने में क्या खाओगे, सिर्फ लॉजिक के दम पर आप कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपको इमोशंस और फीलिंग्स की जरूरत है जो बताए कि किस ऑप्शन से आपको खुशी मिलेगी। यानी लॉजिक रोड मैप है, लेकिन स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर इमोशंस हैं। स्टोरी, फिनियस गेज का केस। 1848 में अमेरिका में एक रेलवे वर्कर था, फिनियस गेज। एक एक्सीडेंट में लोहे की छड़ उसके दिमाग के सामने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भेद गई। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। पहले वो शांत, जिम्मेदार और समझदार था। एक्सीडेंट के बाद वो इम्पल्सिव, गुस्सैल और केयरलेस बन गया। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि उसकी इमोशनल कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो गई थी। मतलब दिमाग में लॉजिक इंटैक्ट था, लेकिन इमोशंस के बिना वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहा था। इमोशंस बॉडी सिग्नल्स। डेविड ईगलमैन बताते हैं कि इमोशंस असल में हमारे शरीर के सिग्नल्स हैं। जब आपको डर लगता है तो दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं। जब खुशी मिलती है तो डोपामाइन रिलीज होता है और आप उत्साहित महसूस करते हैं। जब गिल्ट होता है तो शरीर भारी और थका हुआ लगता है। ये बॉडी सिग्नल्स ही आपके ब्रेन को गाइड करते हैं कि क्या करना सही है और क्या गलत। क्यों लेते हैं हम इरैशनल डिसीजंस? ईगलमैन कहते हैं, हमारे दिमाग में अलग अलग सिस्टम्स हैं और कई बार वो आपस में लड़ पड़ते हैं। रैशनल माइंड कहता है, मुझे पैसे बचाने चाहिए।
इमोशनल माइंड कहता है, अरे छोड़ो, आज पार्टी कर लो। यही टग ऑफ वॉर हमें कई बार इरैशनल बना देती है। एग्जाम्पल, चॉकलेट वर्सेस डाइट। मान लीजिए आपने डाइट शुरू की है। आपको लॉजिक से पता है कि चॉकलेट खाना सही नहीं है। लेकिन जैसे ही सामने चॉकलेट रखी जाती है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। डोपामाइन रिलीज होता है और आपको तुरंत उसे खाने का मन करता है। यही वजह है कि हम कई बार शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को छोड़ देते हैं। ब्रेन का रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम। ईगलमैन कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक तरह का कैसीनो है, जहां हर डिसीजन रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से लिया जाता है। अगर किसी काम से डोपामाइन रिलीज होता है, दिमाग उसे दोहराना चाहता है। अगर किसी काम से पेन या स्ट्रेस होता है, दिमाग उससे बचना चाहता है। इसी वजह से हमें सक्सेस की उम्मीद आगे बढ़ाती है और फेलियर का डर रोकता है। स्टोरी, गैम्बलिंग एडिक्शन। एक आदमी कैसीनो में बार बार हारता गया, लेकिन हर बार सोचता, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। असल में उसका डोपामाइन सिस्टम उसे लगातार मे बी नेक्स्ट टाइम का इल्यूजन दे रहा था। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि गैम्बलिंग एडिक्शन उसी सिस्टम पर काम करता है जिस पर ड्रग्स और अल्कोहल काम करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम। विल पावर, ब्रेन की एनर्जी। बहुत से लोग सोचते हैं कि विल पावर असीमित है, लेकिन ईगलमैन बताते हैं कि विल पावर असल में ब्रेन की लिमिटेड एनर्जी है। जितना ज्यादा आप खुद को रोकते हैं, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी खत्म होती है। यही कारण है कि दिन भर ऑफिस में कंट्रोल करने के बाद शाम को लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जैसे जंक फूड खाना या बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग। एग्जाम्पल, मार्शमैलो टेस्ट। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रख दिया गया और उनसे कहा गया, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चे रुक गए, कुछ बच्चे तुरंत खा गए। रिसर्च में पाया गया कि जिन बच्चों ने इंतजार किया, वो आगे जाकर जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ये टेस्ट दिखाता है कि ब्रेन का सेल्फ कंट्रोल और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन कितना जरूरी है। इमोशंस प्लस लॉजिक, सही डिसीजन। ईगलमैन का मैसेज साफ है, अगर सिर्फ इमोशंस हो तो हम इंपल्सिव हो जाएंगे। अगर सिर्फ लॉजिक हो तो हम कोल्ड मशीन्स बन जाएंगे। सही बैलेंस, लॉजिक प्लस इमोशंस साथ मिलकर काम करें। डिसीजन मेकिंग में इमोशंस जरूरी हैं। लॉजिक अकेले काम नहीं कर सकता। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम डोपामाइन से डिसीजंस कंट्रोल करता है। विल पावर लिमिटेड होती है और धीरे धीरे खत्म होती है। बैलेंस ऑफ लॉजिक प्लस इमोशंस ही इंसान को सही रास्ते पर रखता है। अब हम चलते हैं इनकॉग्निटो, द सीक्रेट लाइव्स ऑफ द ब्रेन पार्ट 5 की ओर। इस हिस्से में हम समझेंगे दिमाग और अनकॉन्शियस डिजायर्स का गहरा रिश्ता, कैसे हिडन मोटिवेशंस हमें कंट्रोल करते हैं, और क्यों हम खुद को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। हिडन डिजायर्स, दिमाग का अंडरग्राउंड वर्ल्ड। दोस्तों, हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड लेवल पर काम करता है। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज को कॉन्शियसली चाहते हैं, लेकिन असल में कई बार हमारे डिसीजंस की जड़ सबकॉन्शियस डिजायर्स होती है। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप नई कार सिर्फ कंफर्ट के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सबकॉन्शियसली आप चाहते हैं कि लोग आपको सक्सेसफुल और रिच समझें। मतलब आपकी मोटिवेशन सरफेस पर एक है, लेकिन अंदर से कुछ और। स्टोरी, क्लोथ्स का चुनाव। मान लीजिए आप कपड़े खरीदने गए। आपने रेड शर्ट चुनी और कहा, ये मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन रिसर्च कहती है आपका ब्रेन शायद सबकॉन्शियसली ये सिग्नल ले रहा है कि रेड कलर आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा और लोग आपको नोटिस करेंगे। कई बार हम अपने चॉइसेस के पीछे छुपे कारणों से खुद भी अनजान रहते हैं।
फ्रॉयड और अनकॉन्शियस डिजायर्स। ईगलमैन बताते हैं कि साइकोलॉजी के फादर सिगमंड फ्रॉयड ने सबसे पहले कहा था कि हमारे बिहेवियर को अनकॉन्शियस डिजायर्स कंट्रोल करते हैं। भले ही फ्रॉयड की सारी बातें आज साइंस से प्रूव नहीं होती, लेकिन एक बात क्लियर है, हम हर पल कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। कई बार हमारे छुपे डिजायर्स हमारे थॉट्स और एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग का मैजिक। कंपनीज को ये बात बहुत पहले से पता है, इसलिए एड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो इमोशंस और हिडन डिजायर्स बेचते हैं। परफ्यूम का एड प्रोडक्ट की खुशबू पर नहीं, बल्कि अट्रैक्शन पर फोकस करता है। कार का एड कंफर्ट पर नहीं, बल्कि स्टेटस और पावर पर फोकस करता है। फूड एड सिर्फ टेस्ट नहीं दिखाता, बल्कि हैप्पीनेस और फैमिली बॉन्डिंग दिखाता है। मतलब मार्केटिंग आपके सबकॉन्शियस डिजायर्स से बात करती है, न कि आपके कॉन्शियस लॉजिक से। Why we don't know ourselves। ईगलमैन कहते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप खुद को जानते हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग खुद आपसे बहुत कुछ छुपाता है। रिसर्च में पाया गया है कि जब लोग अपने बिहेवियर की वजह एक्सप्लेन करते हैं, तो कई बार वो झूठी कहानी गढ़ देते हैं, क्योंकि असली कारण सबकॉन्शियस में छुपा होता है। स्टोरी स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट। न्यूरोसाइंस में एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स का। ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जब उन्हें एक आंख से अलग सिग्नल दिखाया गया, तो उनके एक हिस्से ने एक्शन लिया, लेकिन दूसरे हिस्से ने उस एक्शन की कहानी बना दी बिना असली कारण जाने। इसका मतलब हम अक्सर अपनी एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन असली कारण हमें खुद भी नहीं पता होता। एग्जाम्पल, अट्रैक्शन का रहस्य। कभी सोचा है कि हम किसी इंसान की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? हम कहते हैं मुझे उसकी स्माइल पसंद है या उसका नेचर अच्छा है। लेकिन साइंस बताती है कि अट्रैक्शन में जेनेटिक्स, फेरोमोन्स और एवोल्यूशनरी सिग्नल्स की भी बड़ी भूमिका होती है। मतलब कई बार आपका दिमाग पार्टनर चुनता है बायोलॉजिकल रीजंस से, और आप बस उस चॉइस को रोमांटिक वर्ड्स से जस्टिफाई करते हैं। ब्रेन आइसबर्ग मॉडल। ईगलमैन एक एनालॉजी देते हैं, हमारा ब्रेन एक आइसबर्ग जैसा है। पानी के ऊपर सिर्फ छोटा सा हिस्सा कॉन्शियस माइंड, और नीचे बहुत बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। यानी हमारी जिंदगी को चलाने वाली असली ताकतें नीचे छुपी होती हैं। हिडन डिजायर्स का पॉजिटिव रोल। अब सवाल ये है, अगर हमारा दिमाग हमें इतना मैनिपुलेट करता है, तो क्या ये गलत है? नहीं। असल में सबकॉन्शियस डिजायर्स हमें सरवाइव करने और सोसाइटी में एडजस्ट होने में मदद करते हैं। स्टेटस की चाह हमें मेहनत करने पर मजबूर करती है। अट्रैक्शन की चाह हमें रिश्ते बनाने पर मजबूर करती है। रिस्पेक्ट और लव की चाह हमें अच्छे इंसान बनने की दिशा देती है। यानी ये डिजायर्स सिर्फ नेगेटिव नहीं हैं, बल्कि जिंदगी चलाने का फ्यूल हैं। सारांश पार्ट 5। हमारे डिसीजंस के पीछे हिडन डिजायर्स और सबकॉन्शियस मोटिवेशंस होते हैं। एड्स और मार्केटिंग इन डिजायर्स को टारगेट करते हैं। हम अक्सर अपने एक्शंस की गलत कहानी बना लेते हैं, क्योंकि असली कारण सबकॉन्शियस में होता है। ब्रेन एक आइसबर्ग की तरह है, ऊपर छोटा हिस्सा कॉन्शियस और नीचे विशाल सबकॉन्शियस। हिडन डिजायर्स हमारी जिंदगी को चलाने में पॉजिटिव रोल भी निभाते हैं। अगले हिस्से पार्ट 6 में हम जानेंगे दिमाग और फ्री विल का गहरा सवाल। क्या सच में हम अपने डिसीजंस के मालिक हैं या सब प्री प्रोग्राम्ड है? और न्यूरोसाइंस हमें इंसानी जिम्मेदारी और मॉरालिटी के बारे में क्या सिखाता है? इसमें डेविड ईगलमैन बात करते हैं, फ्री विल वर्सेस ब्रेन प्रोग्रामिंग। क्या हम सच में अपने फैसलों के मालिक हैं, या हमारा दिमाग पहले से ही सब तय कर चुका होता है? और अगर सब दिमाग करता है, तो इंसान की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है?
दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल में घुसने वाले हैं जिसने सदियों से फिलोसफर्स, वैज्ञानिकों और आम इंसानों को परेशान कर रखा है। क्या हमें सच में फ्री विल है? फ्री विल का मतलब, फ्री विल का सिंपल मतलब है हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। हम अपने एक्शंस के मालिक हैं और इसलिए हम अपने अच्छे बुरे कामों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस ने इस सोच को चैलेंज कर दिया है। ब्रेन पहले डिसाइड करता है। ईगलमैन बताते हैं कि कई एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने ये पाया कि इंसान का दिमाग एक्शन करने का डिसीजन पहले ही ले लेता है और हमें उस डिसीजन की खबर थोड़ी देर बाद होती है। एग्जाम्पल, लिबेट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने लोगों से कहा, अपनी उंगली हिलाने का फैसला खुद करो और बताओ कि तुमने कब कॉन्शियसली डिसाइड किया। ईईजी मशीन से ब्रेन एक्टिविटी मेजर की गई। रिजल्ट चौंकाने वाला था। दिमाग में एक्शन शुरू होने का सिग्नल कॉन्शियस डिसीजन से लगभग 300 मिलीसेकंड्स पहले आ गया। मतलब हमारा ब्रेन पहले डिसाइड करता है और हमें बाद में लगता है कि हमने डिसाइड किया। कहानी क्रिमिनल ब्रेन। ईगलमैन बताते हैं कि कई बार क्राइम्स के पीछे भी ब्रेन की वायरिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल, एक आदमी अचानक अजीब बिहेवियर करने लगा, हिंसक और गलत काम करने लगा। बाद में डॉक्टर्स ने पाया कि उसके ब्रेन में ट्यूमर था। ट्यूमर हटाने के बाद उसका बिहेवियर फिर से नॉर्मल हो गया। इससे बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी का दिमाग ही उसे ऐसा करने पर मजबूर करे तो क्या वो सच में गिल्टी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का पजल। अब दिक्कत ये है, अगर हम कहें कि इंसान की कोई फ्री विल नहीं है और सब ब्रेन की वायरिंग है, तो फिर किसी को पनिशमेंट क्यों देना? लेकिन अगर हम पूरी तरह फ्री विल मान लें, तो ब्रेन डिसऑर्डर्स वाले केसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ईगलमैन कहते हैं कि हमें लॉ और मॉरालिटी को ब्रेन साइंस के हिसाब से अपडेट करना होगा। लॉ वर्सेस न्यूरोसाइंस। आज की लीगल सिस्टम मानती है कि हर इंसान अपने एक्शंस का जिम्मेदार है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है, हर इंसान का बिहेवियर उसके जीन्स, ब्रेन वायरिंग और एनवायरनमेंट से बहुत हद तक प्री प्रोग्राम्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट खत्म कर देना चाहिए, बल्कि सिस्टम को प्रिवेंशन और रिहैबिलिटेशन पर फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल, रीओफेंडिंग क्रिमिनल्स। रिसर्च दिखाती है कि कुछ क्रिमिनल्स बार बार वही क्राइम करते हैं क्योंकि उनके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम अलग तरह से काम करता है। सॉल्यूशन, सिर्फ पनिशमेंट नहीं, बल्कि उनके ब्रेन पैटर्न्स और एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश करनी होगी। आर वी जस्ट मशीन्स? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा दिमाग सब कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हम बस बायोलॉजिकल मशीन्स हैं? ईगलमैन कहते हैं, हाँ, एक तरह से हम मशीन्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स और सेल्फ अवेयर मशीन्स। हमारी यूनिकनेस इस बात में है कि हम अपने दिमाग को समझकर उसे शेप दे सकते हैं। फ्री विल वर्सेस फ्री वोंट। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं, शायद हमें पूरी तरह फ्री विल नहीं है, लेकिन हमारे पास फ्री वोंट है। मतलब, हमारा दिमाग कोई एक्शन ट्रिगर कर सकता है, लेकिन कॉन्शियसली हम उसे रोकने का कंट्रोल रख सकते हैं। यानी हम पूरी तरह पपेट्स नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी पर कुछ हद तक कंट्रोल रखते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। अब सवाल ये है कि ये नॉलेज हमारे काम की कैसे है? जजमेंट कम करें। जब लोग गलतियां करते हैं तो तुरंत उन्हें ईविल मत मानिए। उनके ब्रेन और सरकमस्टेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। आपका दिमाग प्री प्रोग्राम्ड हो सकता है, लेकिन हैबिट्स और एनवायरनमेंट बदलकर आप अपने वायरिंग को रीशेप कर सकते हैं। कंपैशन बढ़ेगा जब आप समझेंगे कि हर इंसान का बिहेवियर उसके दिमाग से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपके अंदर एम्पैथी बढ़ेगी। सारांश पार्ट 6। ब्रेन कई बार एक्शन का फैसला पहले ही कर लेता है, हमें बस बाद में पता चलता है। क्रिमिनल बिहेवियर भी दिमाग की वायरिंग और बायोलॉजी से जुड़ा हो सकता है।
लीगल सिस्टम को न्यूरोसाइंस के इंसाइट्स से बदलने की जरूरत है। फ्री विल पूरी तरह नहीं है, लेकिन हमारे पास रोकने फ्री वोंट का पावर है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें दूसरों के लिए ज्यादा कंपैशनेट और अपने लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाती है। अब हम आ गए हैं इनकॉग्निटो द सीक्रेट लाइव्स ऑफ द ब्रेन पार्ट 8 पर। इस हिस्से में डेविड ईगलमैन हमें लेकर जाते हैं दिमाग की सबसे जादुई दुनिया में, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। नए आइडियाज कहाँ से आते हैं? क्यों कभी इंस्पिरेशन अचानक नींद में या शावर लेते समय आ जाता है? और दिमाग कैसे कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को मिलाकर इनोवेशन पैदा करता है? आज हम चलते हैं उस जगह जहां दिमाग अपनी सबसे क्रिएटिव मैजिक दिखाता है, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ब्रेन का सुपर पावर। सोचिए, इंसान ने आग जलाना सीखा, पहिया बनाया, कला, संगीत और कहानियां रची, और आज रॉकेट से अंतरिक्ष तक पहुंच गया। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक चीज से, क्रिएटिविटी। लेकिन सवाल ये है, क्रिएटिविटी आती कहां से है? कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस थिंकिंग। ईगलमैन कहते हैं कि दिमाग में दो तरह की प्रोसेसिंग होती है। कॉन्शियस थिंकिंग, जब आप जानबूझकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, एग्जाम्पल गणित का सवाल हल करना। अनकॉन्शियस थिंकिंग, जब दिमाग बैकग्राउंड में क्वाइटली काम करता है और अचानक सॉल्यूशन फ्लैश हो जाता है। एग्जाम्पल किसी गाने की ट्यून अचानक याद आ जाना। क्रिएटिविटी अक्सर अनकॉन्शियस माइंड से आती है। स्टोरी केकुले और बेंजीन रिंग। ईगलमैन एक मशहूर कहानी बताते हैं। केमिस्ट फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले एक बार सो रहे थे। उन्हें सपने में सांप अपनी पूंछ पकड़कर गोल घेरा बनाते दिखा। जागने पर अचानक उन्हें समझ आया, बेंजीन मोलिक्यूल रिंग शेप में होता है। मतलब सॉल्यूशन उनके कॉन्शियस दिमाग में नहीं, बल्कि अनकॉन्शियस माइंड ने सपने में दिया। क्यों आते हैं अचानक आइडियाज? क्या आपने नोटिस किया है, कई बार जब आप किसी प्रॉब्लम को बहुत सोचकर हल नहीं कर पाते, तो जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, शावर लेते समय, वॉक पर जाते समय या सोने से पहले, सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। रीजन ये है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम करता रहता है। जब आप कॉन्शियस प्रेशर हटाते हो, तो आइडिया सरफेस पर आ जाता है। क्रिएटिविटी पुराने आइडियाज का नया मेल। ईगलमैन कहते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब किसी भी नई चीज को शून्य से बनाना नहीं है, बल्कि पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। यानी दिमाग अलग अलग एक्सपीरियंसेस को जोड़कर नया कॉन्सेप्ट बना देता है। एग्जाम्पल म्यूजिक और इन्वेंशन। एक म्यूजिशियन अलग अलग रागास या नोट्स को जोड़कर नई धुन बनाता है। एक साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च को जोड़कर नई डिस्कवरी करता है। एक एंटरप्रेन्योर अलग अलग प्रॉब्लम्स को जोड़कर नया बिजनेस आइडिया लाता है। क्रिएटिविटी कनेक्शन पावर ऑफ ब्रेन। क्यों बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है? बच्चे अक्सर अडल्ट्स से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग रूल्स और लिमिटेशंस से कम बंधा होता है। वो क्वेश्चंस पूछने से नहीं डरते। उनका इमेजिनेशन ओपन होता है। क्रिएटिविटी को बचाए रखने का सीक्रेट है क्यूरियोसिटी जिंदा रखना। ब्रेन और डे ड्रीमिंग। रिसर्च बताती है कि जब दिमाग रिलैक्स होता है और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है, तो इमेजिनेशन और क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा आते हैं। यानी डे ड्रीमिंग बेकार नहीं है, बल्कि ये ब्रेन का प्रॉब्लम सॉल्विंग और आइडिया जनरेटिंग मोड है। कैसे बढ़ाएं क्रिएटिविटी? ईगलमैन कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई मैजिक नहीं है, ये स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। कुछ तरीके: डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, अलग अलग फील्ड्स सीखो और उन्हें कनेक्ट करो। रिलैक्सेशन टाइम, अपने ब्रेन को आइडल रहने दो। क्यूरियोसिटी जिंदा रखो, सवाल पूछते रहो। फेलियर से डरो मत, क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट्स से आती है।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप और क्रिएटिविटी। मान लीजिए आप YouTube वीडियो बनाते हो। अगर आप सिर्फ दूसरों को कॉपी करोगे तो वो बोरिंग लगेगा। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, कहानियां और एग्जाम्पल्स डालोगे तो वो वीडियो यूनिक बनेगा। क्रिएटिविटी का मतलब है सेम चीज को नए एंगल से देखना। सारांश पार्ट 8। क्रिएटिविटी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थिंकिंग का मेल है। आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब दिमाग रिलैक्स होता है। क्रिएटिविटी पुराने आइडियाज को नए तरीके से कनेक्ट करना। बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि वो सीमाओं से मुक्त होते हैं। रिलैक्सेशन, क्यूरियोसिटी और डाइवर्स लर्निंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगले हिस्से पार्ट 9 में हम जानेंगे ब्रेन और मोरालिटी, नैतिकता का रिश्ता। क्यों हमें सही और गलत का सेंस होता है और कैसे दिमाग बायोलॉजिकल प्लस सोशल सिग्नल्स से मोरल डिसीजंस लेता है। मोरालिटी क्या है? सिंपल शब्दों में मोरालिटी वो सिस्टम है जो हमें बताता है कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा अनएक्सेप्टेबल। लेकिन असली सवाल है, क्या मोरालिटी रिलीजन या सोसाइटी से आती है या फिर ये हमारे ब्रेन के अंदर ही हार्ड वायर्ड है? मोरालिटी और ब्रेन का रिश्ता। ईगलमैन कहते हैं हमारे मोरल डिसीजंस दिमाग की बायोलॉजी और केमिस्ट्री से स्ट्रांगली जुड़े हैं। स्टडीज बताते हैं कि जब लोग किसी मोरल डिलेमा पर सोचते हैं तो ब्रेन के कुछ खास हिस्से एक्टिव होते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडला। एग्जाम्पल, ट्रॉली प्रॉब्लम। ये एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है। एक ट्रेन 5 लोगों की तरफ जा रही है। अगर आप लीवर खींचते हैं तो ट्रेन दूसरी ट्रैक पर चली जाएगी, लेकिन वहां एक आदमी मर जाएगा। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? इस तरह के डिलेमास दिखाते हैं कि हमारा दिमाग मोरल डिसीजंस लेते समय लॉजिक और इमोशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट करता है। स्टोरी, फिनियस गेज। 1800s में एक वर्कर था, फिनियस गेज। उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब में एक्सीडेंट से आयरन रॉड घुस गई। वो बच तो गया, लेकिन उसका पर्सनालिटी बदल गया। वो पहले रिस्पॉन्सिबल और जेंटल था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद इम्पल्सिव और इमोरल हो गया। इससे पता चलता है कि मोरालिटी ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर से जुड़ी है। यूनिवर्सल मोरालिटी। कुछ लोग सोचते हैं कि मोरालिटी कल्चरल है, यानी अलग अलग समाज अलग वैल्यूज फॉलो करते हैं। लेकिन ईगलमैन कहते हैं कि न्यूरोसाइंस ने कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स पाए हैं। मर्डर यूनिवर्सली गलत माना जाता है। फेयरनेस और रेसिप्रोसिटी लगभग हर सोसाइटी में वैल्यूज हैं। एम्पैथी हर कल्चर में मौजूद है। यानी मोरालिटी पूरी तरह रिलेटिव नहीं है, बल्कि उसके कुछ बायोलॉजिकल रूट्स हैं। ब्रेन केमिस्ट्री और मोरल बिहेवियर। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमारे मोरल सेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑक्सीटोसिन एम्पैथी और बॉन्डिंग को बढ़ाता है। सेरोटोनिन कोऑपरेटिव बिहेवियर को इंप्रूव करता है। डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है, जिससे अच्छे बिहेवियर को खुशी मिलती है। मोरल फीलिंग्स सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं हैं, बल्कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से गहराई से जुड़े हैं। क्यों होती है मोरालिटी? अब बड़ा सवाल, नेचर ने मोरालिटी क्यों बनाई? एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंसान सेल्फिश होते तो समाज सरवाइव नहीं कर पाता। कोऑपरेशन और फेयरनेस ने हमें ग्रुप्स में जीने और सरवाइव करने में मदद की। मोरल सेंस एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल, बच्चे और फेयरनेस। एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि छोटे बच्चे भी फेयरनेस को समझते हैं। अगर एक बच्चे को ज्यादा खिलौने दिए जाएं और दूसरे को कम, तो बच्चे खुद कंप्लेन करते हैं, ये अनफेयर है। मतलब मोरालिटी हमारे अंदर बचपन से ही मौजूद होती है। प्रैक्टिकल इंसाइट। ईगलमैन कहते हैं कि जब हम समझते हैं कि मोरालिटी ब्रेन का हिस्सा है, तो हमें सोसाइटी और लॉ को साइंटिफिक नजरिए से देखना चाहिए।
कंपैशन बढ़ाए। लोग गलतियां सिर्फ चॉइस से नहीं, ब्रेन की वायरिंग से भी करते हैं। एजुकेशन और एनवायरनमेंट, सही माहौल मोरल बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। रिहैबिलिटेशन, पनिशमेंट की जगह ब्रेन साइंस से क्रिमिनल्स को सुधारना ज्यादा इफेक्टिव है। सारांश पार्ट 9। मोरालिटी दिमाग की वायरिंग और केमिस्ट्री से जुड़ी है। मोरल डिलेमास में ब्रेन लॉजिक और इमोशंस दोनों को यूज करता है। फिनियस गेज जैसे केसेस दिखाते हैं कि मोरालिटी ब्रेन स्ट्रक्चर से जुड़ी है। कुछ मोरल वैल्यूज यूनिवर्सल हैं क्योंकि वो एवोल्यूशन से आए हैं। मोरालिटी को समझकर हम ज्यादा कंपैशनेट और साइंटिफिक सोसाइटी बना सकते हैं। इनकग्निटो, द सीक्रेट लाइव्स ऑफ द ब्रेन पार्ट 10 फाइनल पार्ट पर। इस आखिरी हिस्से में डेविड ईगलमैन हमें बताते हैं न्यूरोसाइंस का फ्यूचर कैसा होगा। ब्रेन रिसर्च हमारी सोसाइटी, लॉ और टेक्नोलॉजी को कैसे बदल सकती है, और इंसान खुद को कितनी गहराई से समझ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब हम इस किताब की आखिरी कड़ी पर पहुंच चुके हैं। पिछले हिस्सों में हमने जाना दिमाग हमारी सोच को कैसे शेप करता है, क्रिएटिविटी, मोरालिटी और डिसीजन मेकिंग की हिडन दुनिया, और क्यों हम वो सब कुछ कंट्रोल नहीं करते जो हम सोचते हैं। अब बात करते हैं भविष्य की। न्यूरोसाइंस हमें कहां लेकर जा रहा है। न्यूरोसाइंस का फ्यूचर। ईगलमैन कहते हैं, हम अभी दिमाग को समझने की बस शुरुआत पर हैं। जैसे पहले खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप ने नई दुनिया खोली थी, वैसे ही न्यूरोसाइंस में नए टूल्स हमें ब्रेन की गहराइयां दिखा रहे हैं। एफएमआरआई, ईईजी, ब्रेन स्कैन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल मॉडल्स, ब्रेन मैपिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब आने वाले समय में हमें हमारी कॉन्शियसनेस और बिहेवियर के असली सीक्रेट्स तक ले जाएंगे। ब्रेन और लॉ का रिश्ता। किताब का एक बड़ा पॉइंट ये है कि न्यूरोसाइंस जस्टिस सिस्टम को बदल देगा। आज लॉ ये मानकर चलता है कि हर इंसान फ्री विल से काम करता है, लेकिन न्यूरोसाइंस दिखाता है कि कई बार डिसीजंस ब्रेन की वायरिंग और केमिस्ट्री से आते हैं, ना कि पूरी तरह चॉइस से। इसका मतलब क्रिमिनल बिहेवियर को ईविल मानकर पनिशमेंट देने की जगह है हमें ये समझना होगा कि किसका ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड है और कैसे साइंस की मदद से उसे बदला या रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। स्टोरी, ब्रेन ट्यूमर और क्राइम। ईगलमैन एक केस बताते हैं। एक आदमी अचानक अनयूजुअल सेक्सुअल बिहेवियर करने लगा। जांच में पता चला कि उसके ब्रेन में ट्यूमर था। जब ट्यूमर हटाया गया, बिहेवियर नॉर्मल हो गया। इससे साफ होता है, कई बार बिहेवियर बायोलॉजी का रिजल्ट होता है। तो सवाल ये है, क्या ऐसे केस में इंसान को गुनहगार कहा जाए या मरीज। टेक्नोलॉजी और ब्रेन। भविष्य में न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी का मेल नए दरवाजे खोलेगा। ब्रेन मशीन इंटरफेस, बीएमआई, जैसे एलोन मस्क का न्यूरलिंक, सीधे दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल करना। पैरालिसिस वाले लोग अपने विचारों से मशीन्स चला पाएंगे। मेमोरी मैनिपुलेशन। रिसर्च दिखाती है कि मेमोरीज को ऑल्टर या डिलीट किया जा सकता है। फ्यूचर में शायद हम ट्रॉमा या पेनफुल मेमोरीज को मिटा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस न्यूरोसाइंस। एआई को दिमाग से सीखकर डिजाइन किया जा रहा है, और न्यूरोसाइंस एआई से डेटा एनालाइज करना सीख रहा है। सोसाइटी पर असर। न्यूरोसाइंस फ्यूचर में सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोसाइटी को बदल देगा। एजुकेशन, हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल ब्रेन बेस्ड होगी। मेडिसिन, मेंटल इलनेस को स्टिग्मा की जगह बायोलॉजी की तरह ट्रीट किया जाएगा। रिलेशनशिप्स, एम्पैथी और बॉन्डिंग को साइंटिफिक तरीके से इम्प्रूव किया जा सकेगा। एथिक्स, ब्रेन की समझ हमें नए मोरल और लीगल रूल्स बनाने पर मजबूर करेगी। बिगेस्ट क्वेश्चन, फ्री विल। शायद न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमें सच में मुक्त इच्छा, फ्री विल है। ईगलमैन कहते हैं,
शायद फ्री विल उतना एब्सोल्यूट नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारे चॉइसेस बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पावरलेस हैं। अवेयरनेस हमें ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजंस लेने का मौका देती है। प्रैक्टिकल लेसन्स, फाइनल टेकअवेज। अब बात करते हैं इस पूरी किताब से हमें क्या सीखना चाहिए। अपने दिमाग को जानो। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस बहुत बड़ा रोल निभाता है। दूसरों को समझो। लोग जो करते हैं वो कई बार बायोलॉजी और वायरिंग का रिजल्ट होता है। कंपैशन बढ़ाओ। सोसाइटी में ज्यादा एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। साइंस पर भरोसा करो। न्यूरोसाइंस आने वाले सालों में हमारी जिंदगी बदल देगा। कंटिन्यूअस लर्निंग। दिमाग डायनामिक है, इसे लगातार ट्रेन और डेवलप किया जा सकता है। कंक्लूजन। इनकग्निटो का संदेश। ईगलमैन की ये किताब हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। हमारा दिमाग रहस्यों से भरा हुआ है। हम खुद को पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन साइंस की मदद से हम धीरे धीरे इन रहस्यों को खोल सकते हैं। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस आगे बढ़ेगा, हमारी सोसाइटी, लॉ, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हमें खुद को और दूसरों को समझने का नया नजरिया मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इनकग्निटो, द सीक्रेट लाइव्स ऑफ द ब्रेन की। अगर आपको ये डीप और आई ओपनिंग जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली किताब की जर्नी आप मिस ना करें।